हेलो दोस्तों, स्टडी विद अपूर्वा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये फोटो बना हुआ है, ये थॉर्नडाइक है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे और कहाँ के थे। तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब ये अमेरिका के रहने वाले थे प्लस मनोवैज्ञानिक भी थे। दूसरा है, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक थे मतलब जो पशु और उनसे रिलेटेड, जो पशु कैसा व्यवहार करते हैं किस परिस्थिति में, इनसे जुड़ी बातों का ये मतलब उन पर स्टडी किया करते थे। अगला है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनको प्रथम या फर्स्ट शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का भी दर्जा दिया गया है। ये पहले है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पर स्टडी की है, यानी शिक्षा के क्षेत्र पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है। अगला है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के सबसे पहले नियम दिए थे। अधिगम मतलब होता है सीखना, तो थॉर्नडाइक ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अधिगम के सबसे पहले नियम का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये थॉर्नडाइक ने लिखी है। इसमें इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब चूंकि ये थॉर्नडाइक द्वारा रचित है तो इसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये किताब है जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिस पर इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया है, जो कि बिल्ली मतलब बोल सकते हैं भूखी रहती है, उस भूखी बिल्ली पर इनने प्रयोग किया है। तो इस प्रयोग को सिद्धांत बनाते हुए उन्होंने अपना थॉर्नडाइक का सिद्धांत दिया। इनको 5 अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत और पांचवा है संबंधवाद का सिद्धांत। मतलब ये जो थ्योरी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है, ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत समझाइए, या थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत समझाइए, या थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत समझाइए। ये किसी भी इन पांचों में से किसी भी नाम को मेंशन करके ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इनके सिद्धांत की ओर। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में सबसे पहले एक बॉक्स लिया, मतलब एक पिंजरा लिया। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको एक पिंजरा दिखाई दे रहा होगा। इस पिंजरे में उन्होंने आप देख रहे होंगे कि एक लटका हुआ सा आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा। तो इसका एक सिरा लीवर से बंधा हुआ है। ये जो ब्लू रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लीवर है, और उस लीवर का जिस धागे से वो जुड़ा हुआ है, जिस रस्सी से जुड़ा हुआ है, उसका अगला सिरा दरवाजे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी वो लीवर इस तरह से लटका है कि यदि लीवर पर प्रेशर दिया जाए या लीवर को दबाया जाए तो दरवाजा अपने आप खुलेगा। इस तरह से इनने पूरा इसका सेटअप जमाया था। अब इस पिंजरे के अंदर उन्होंने एक बहुत भूखी बिल्ली रखी। वो बिल्ली बहुत दिन की भूखी रहती है, और बिल्ली के जस्ट सामने, यानी इस बॉक्स के जस्ट सामने उन्होंने एक मृत मछली रखी। अब चूंकि बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मछली को देख के बहुत ज्यादा पूरे पिंजरे में यहाँ वहां भागेगी।
तो यहाँ पर मछली, क्योंकि मछली एक ऐसी चीज है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसी चीज है जो बिल्ली को कोई भी व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए यहाँ पर मछली को उद्दीपक की संज्ञा दी गई है। उद्दीपक मतलब होता है वो हर एक स्थिति या वो हर एक परिस्थिति या वो हर एक सामान जो किसी भी चीज को व्यवहार करने पर बाध्य कर दे, यानी किसी भी चीज को देखकर हम जो व्यवहार करने लगते हैं, तो वो यहाँ पर उद्दीपक कहलाता है। तो यहाँ पर जो मछली है, जो कि मृत मछली है, जिसके कारण जो अंदर बिल्ली बैठी हुई है वो यहाँ वहां भाग दौड़ करेगी, इसलिए यहाँ पर जो मछली है उसको उद्दीपक कहा गया है। और चूंकि मछली को देखकर बिल्ली मजबूर है व्यवहार करने में, तो बाहर आने के लिए वो कोशिश करेगी, यहाँ वहाँ रिस्पॉन्स देगी। तो ये बिल्ली को ये जो वो प्रतिक्रिया कर रही है उसको रिस्पॉन्स कहा गया है। इसलिए इनकी थ्योरी को SR बॉन्ड भी बोलते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, यानी कि किसी भी उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक को देखकर बिल्ली जो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कर रही है, तो एक जो बॉन्ड स्थापित हो रहा है उसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अब क्या होता है, बिल्ली बाहर आने के लिए बहुत प्रयास करती है, यहाँ वहां भागती है, बार बार बहुत कोशिश करती है कि वो किसी भी तरह पिंजरे से बाहर आ जाए, और देखती है कि वो बिल्ली बाहर आ ही नहीं पाती। अचानक उसका मतलब लीवर पर पैर पड़ जाता है, यानी यही यहाँ वहां भाग दौड़ करते करते अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे ही लीवर पर उसका पैर पड़ता है या पंजा पड़ता है, ये दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। बिल्ली छलांग लगा के बाहर आती है और अपना जो उद्दीपक रहता है, यानी जो मृत मछली होती है, उसको खा लेती है। अब मैं आपको इसको एक एनिमेशन के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये बॉक्स है, इसमें थॉर्नडाइक ने ये भूखी बिल्ली रखी। ये बिल्ली यहाँ पर एंटर की। ये बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी रहती है, इसलिए अब वो प्रयोग के दौरान उसके सामने एक डेड फिश या मृत मछली रखते हैं। अब मृत मछली को देख के बिल्ली यहाँ वहाँ भागती है कि वो किसी भी तरह बाहर आ सके। ये देखिए, बिल्ली ने बहुत कोशिश की बट वो बाहर नहीं आ पाई। अचानक उसका ध्यान लीवर पर जाता है, और अचानक से ही बोल सकते हैं उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। ये देखिए, और दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आती है और मछली को खा लेती है। थॉर्नडाइक का प्रयोग, प्रयोग तो जैसे अभी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है, यानी जब बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया जाता है, तो वो सामने मृत मछली को देखती है और वो बहुत ज्यादा भूखी रहती है, तो बाहर आने के लिए वो बहुत सारी क्रियाएं करती है। मतलब यहाँ वहां भागेगी, यहाँ वहां पंजा मारेगी, वो हर कोशिश करती है कि किसी तरह दरवाजा खुले और वो बाहर आए। तो यानी यहाँ पर उसका जो लक्ष्य होता है वो मछली रहती है ना। तो वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है। फिर है अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंध कहलाता है। यानी वो यही बहुत सारी अनुक्रिया या प्रतिक्रियाएं करते करते फाइनली ये होता है कि अपने उद्दीपन यानी अपने लक्ष्य को, अपनी वो जो मृत मछली होती है उसको वो पा लेती है। तो इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड स्थापित होता है उसको उद्दीपन अनुक्रिया बंध भी कहते हैं। अब है कक्षा में उपयोग, यानी थॉर्नडाइक का हम लोग जो ने थ्योरी दिया है उसका क्या उपयोग है, क्लास से वो बातें कैसे लिंक्ड है। तो जैसे दिया हुआ है, पहला बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। जैसे वहां पर बिल्ली है, बिल्ली एकदम से तो गेट खोल नहीं पाई थी कि सडनली बंद किया पिंजरे में और तुरंत उसने गेट खोल लिया होगा, ऐसा तो था नहीं। तो बार बार उसने प्रयत्न किया होगा, कई बार कोशिश की होगी और फाइनली वो अपने टारगेट को पा ली थी।
सेम ऐसे ही कक्षा में भी होना चाहिए। बच्चों से बार बार किसी चीज का प्रयास करवाना चाहिए। एक बार में कोई बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो यदि वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। अगला है बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है। त्रुटि संभव मतलब बच्चों की जो गलतियां हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। उसमें भी यदि हम कंपेयर करें तो बिल्ली से भी बहुत बार गलती हुई होगी, उसने कई बार बाहर आने की कोशिश की होगी, तो वो कई बार नाकामयाब हुई है, फिर बहुत बाद में जाके उसको कामयाबी मिली है कि फाइनली लीवर में पैर पड़ा था और गेट खोला था। सेम यहाँ पे क्लास में भी होता है कि बच्चों से हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत बार त्रुटियां हो, बहुत बार गलतियां हो, बट वो कई बार गलती करके करते करते धीरे धीरे वो चीजों को सीख जाता है। अगला है शुद्ध उच्चारण भी बालक इसी सिद्धांत से सीखता है। मतलब जो शुद्ध उच्चारण, जब छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो वो एक बार में कोई नहीं सीखता। हम सब हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कभी ना कभी पहले गलत किए होंगे, गलत बोलते होंगे, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 हम उस चीज में एक्सपर्ट हो गए थे। इस टाइप से ये चीजें ऐसी है जिसके द्वारा मतलब जिनका प्रयोग कक्षा में किया जाता है। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए थे, एक था मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के बारे में। तो थॉर्नडाइक के तीन मुख्य नियम थे, यानी जो मुख्य नियम की बात करें तो उनकी संख्या तीन है। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। पहला है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में, मैंने लिखा हुआ है कि थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी से सीख जाता है। मतलब जब किसी कार्य को बार बार उसका अभ्यास किया जाए, यानी बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस की जाए, बार बार उस चीज को दोहराया जाए, तो हम उसको जल्द से जल्द सीख लेते हैं। यदि हम सोचें कि बिना प्रैक्टिस के हम कोई चीज सीख लें तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे, बिना रुके उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 100% है कि हम उस चीज को जल्द से जल्द सीख सकेंगे। तो पहला नियम था उनका अभ्यास का नियम। दूसरा इन्होंने जो नियम दिया था उसका नाम है तत्परता का नियम। तत्पर रहना मतलब किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहना, तो उसको बोला गया है तत्परता का नियम। मतलब थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि जब कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है या उस कार्य को करने से उसे आनंद होता है, तो उस कार्य को वो जल्दी सीख लेता है। एवं जिस कार्य को करने में उसे रुचि नहीं होती है, उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। कहने का मतलब है हमारे अंदर पहले ये भावना होनी चाहिए कि हम किसी भी काम को करने के लिए रेडी हैं। यदि जैसे मान लो टीचर पूछता है कि भाई कौन कौन आज क्लास में पढ़ना चाहता है, तो सारे बच्चों का हाथ ऊपर होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, या हाँ हम आगे आप जो पढ़ा रहे हो उसको समझने के लिए रेडी हैं। तो ये वाली भावना जब आ जाती है कि हम किसी भी काम को करने के लिए पहले से प्रिपेयर हैं, तो वो काम को हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और कोई काम हम रेडी है ही नहीं, हमारा मन ही नहीं है उस काम को सीखने का या पढ़ने का, तो कोई हमें बार बार जबरदस्ती फोर्सफुली करवाएगा, जबरदस्ती करवाएगा, तो चांस है भाई हम नहीं सीख पाएंगे ना। तो इसलिए हमें किसी भी काम को करने के लिए एक तो बार बार पहले प्रैक्टिस चाहिए, और दूसरा हम हर काम को करना जो भी हम सीखना चाहते हैं हम उसके लिए रेडी रहें, तो वो काम हम जल्दी से सीख पाएंगे। अगला सिद्धांत था इनका, सॉरी अगला नियम था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, और जिन कार्यों को करने से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता है। स्वाभाविक सी बात है। प्रभाव मतलब किसी चीज का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी हम किस चीज को किस वे में ले रहे हैं। यदि हमारे अंदर किसी चीज को करने की इच्छा है या हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, यानी उस चीज का हम पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो हम उस चीज को बार बार सीखना चाहेंगे, यानी वो चीज हमें
हमारे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर रही है, वो चीज को करके हमें एक सुख की अनुभूति हो रही है, तो वो काम हम बार बार करेंगे, क्योंकि उस चीज का हम पर सही इम्पैक्ट पड़ा है, सही प्रभाव पड़ा है। और कोई चीज यदि हमें काम को करके असंतोष मिल रहा है, यानी हमें मजा नहीं आ रहा है, ना हमारी रुचि जागृत हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस काम को नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो नियम कहलाता है वो प्रभाव का नियम कहलाता है। अब हम देखते हैं गौड़ नियम के बारे में। मतलब थॉर्नडाइक ने जो दो नियम बताए थे, एक थे मुख्य नियम, दूसरे हैं गौड़ नियम। एक को मुख्य नियम को हम प्राइमरी मान सकते हैं और गौड़ नियम को हम सेकेंडरी रूल मान सकते हैं। तो देखते हैं गौड़ नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं। एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मीकरण और पांचवा सहचर्य का नियम। ये 5 नियम हैं जिसके नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि कोई अगला नियम नहीं हम मान सकते। ये 5 ही नियम है जो इनने गौड़ नियम के अंतर्गत बताए थे। चलिए अब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया। इस नियम का अभिप्राय है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। यहाँ पर बहु से मतलब होता है बहुत सारा, और प्रतिक्रिया मतलब होता है रिस्पॉन्स देना। तो इसीलिए इस वाले नियम को लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। अब बहु प्रतिक्रिया देना मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए कोई काम करना सीखते हैं, और जब वो काम हम उसको सीख जाते हैं, तो उसे हम बार 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 करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ये किसी काम को सीखकर उसे बार बार और अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करना या प्रतिक्रिया देना बहु प्रतिक्रिया का नियम कहला जाएगा। अगला है मनोवृत्ति का नियम। देखिए, किसी भी प्राणी की सीखने की योग्यता उसके अभिवृत्ति और मनोवृत्ति से तय होती है। यदि व्यक्ति के किसी कार्य को सीखने में रुचि या तत्परता है, तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है। परंतु यदि प्राणी सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो वह उस क्रिया को या तो नहीं सीख पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। यहाँ पे मनोवृत्ति का मतलब होता है, देखिए, मन में उठने वाले जो आपके मन से जुड़ी जो आप बोल सकते हैं दशा है ना। जैसे कि आपकी मनोवृत्ति को आप बोल लीजिए अभिवृत्ति, या आप बोल लीजिए एटीट्यूड। तो किसी भी काम को देखकर आपके मन में जितनी ज्यादा जिज्ञासा पैदा होगी, जैसी आपकी मनोवृत्ति या आपका जैसा एटीट्यूड किसी काम को देख के होगा, आप उतनी जल्दी उस चीज को सीख पाएंगे। यानी हमारे मन में जितना ज्यादा मन में ये वाला भाव प्रकट होगा कि नहीं, हमको इस काम को सीखना है, हम उस काम को सीखने के लिए रेडी हैं, ये वाली यदि मनोवृत्ति मन में आ रही है, तो ये 100% है कि उस काम को हम शीघ्र ही सीख लेंगे। और मनोवृत्ति हमारी जितनी ज्यादा कमजोर होगी, उस काम को सीखने में हमें उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। देखिए, आंशिक आंशिक मतलब होता है किसी भी चीज को अंश में बांटना। जब भी हम कोई काम सीखने वाले रहते हैं, यानी जब तक हमने उसको सीखा नहीं है और कोई काम हमको सीखना है, यानी जब तक नहीं सीखा गया है वो काम हमारे लिए एक टाइप से समस्या होगी ना, क्योंकि हमें अभी वो काम नहीं बन रहा है, यानी हमारे लिए वो चीज अभी एक समस्या के रूप में है। तो उस काम को सीखने के लिए हम उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट के सीखेंगे। यानी उस समस्या का कई हिस्सों में आप या कई अंशों में पार्टीशन कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा अंश में करके उसको सीखते जाइए। तो किसी काम को आंशिक रूप से बांटकर सीखने की प्रक्रिया आंशिक क्रिया कहलाएगी। अगला है आत्मीकरण। आत्मीकरण मतलब होता है किसी भी चीज को आत्मसात करना। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है।
जब प्राणी के सामने कोई नवीन स्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो उससे मिलती जुलती स्थिति या समस्या का वो स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। देखिए, आत्मीकरण का मतलब होता है पुराने अपने जो भी अनुभव है उनको नए अनुभव से जोड़ने की कोशिश करना। हमारे सामने मान लीजिए कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम अपने पहले एक्सपीरियंस लगाते हैं कि यार पहले हमें उस चीज से ऐसा अनुभव मिला था, तो हो सकता है आगे हम इसको इस टाइप से करेंगे तो हमें उसका फिर से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यानी अपने नए अनुभव को यदि जानने के लिए पुराने अनुभव से उसको जोड़ना, तो ये होता है आत्मीकरण। अगला है साहचर्य का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है ना। जैसे दूसरे शब्दों में पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी स्थिति में इस प्रकार से करना, इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, जैसे अभी हमने बिल्ली का एग्जाम्पल लिया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब बिल्ली को हमने पिंजरे में बंद किया, उसके सामने उद्दीपक हमने क्या रखा था, लक्ष्य के रूप में मृत मछली रखी थी। तो बिल्ली ने बहुत कोशिशें की थी, उसको समझ में आया था कि लीवर पे पैर पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली उसका दरवाजा खुला और बिल्ली बाहर आ गई थी। अब ये होगा कि हम मान लो दोबारा पुनः बिल्ली को किसी दूसरी परिस्थिति में रखते हैं या दूसरे पिंजरे में रखते हैं, या तो परिस्थिति भले चेंज हो जाएगी मगर हो सकता है बिल्ली सेम वही प्रयत्न वहां पे भी करे जो वो पहले वाले में की थी। तो ये होता है कि किसी भी क्रिया को बस परिस्थिति चेंज कर दें मगर उसी फॉर्म में उस चीज को अप्लाई करना, ने उसी क्रिया को दूसरे कंडीशन में भी अप्लाई करने की कोशिश करना, ये हो जाता है साहचर्य का नियम। ये थी जानकारी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आपको पक्का मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।